वीडियो में हमने जो है बंगाल शैली और बंगाल स्कूल से संबंधित जो है अवनीनाथ ठाकुर को देखा था। आज हम इस वीडियो में जो है असित कुमार हलदर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देर न करते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो असित कुमार हलदर का जो समय था वो 1890 से लेके 1964 के बीच में था। यदि जन्म पूछा जाए कि जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो 10 सितंबर 1890 ईस्वी को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1890 में। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक। अगला है कि असित कुमार हलदर ने किस आर्ट कॉलेज के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल थे? तो लखनऊ। तो असित कुमार हलदर जो है लखनऊ कॉलेज के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल नियुक्त हुए थे। जबकि असित कुमार हलदर ने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की। तो असित कुमार हलदर ने किन किन गुफाओं की प्रतिलिपियाँ तैयार की? तो बाघ गुफा, अजंता गुफा, जोगीमारा गुफा की। यदि ये पूछा जाए कि असित कुमार हलदर की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो उनमें जो है आवर हेरिटेज इन आर्ट तथा आर्ट एंड ट्रेडिशनल, आवर हेरिटेज इन आर्ट तथा आर्ट एंड ट्रेडिशन इनकी जो है फेमस बुक्स हैं। कौन कौन? आवर हेरिटेज इन आर्ट तथा आर्ट एंड ट्रेडिशन, दो महत्वपूर्ण इनके प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। देखिए, असित हलदर जाने जाते हैं, तो असित कुमार हलदर जाने जाते हैं तो आधुनिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो आधुनिक कलाकार के रूप में फेमस थे और इन्होंने दो बुक लिखी थी। कौन कौन? आवर हेरिटेज इन आर्ट एंड ट्रेडिशन इनकी जो है फेमस बुक थी। इसके साथ ही साथ असित कुमार हलदर ने का प्रसिद्ध चित्र ध्रुव को 1914 ईस्वी में किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था? तो मिथ्स ऑफ द हिंदू एंड बुद्धिस्ट, मिथ्स ऑफ द हिंदू एंड बुद्धिस्ट बुक में जो है इनकी प्रसिद्ध चित्र ध्रुव को जो है 1914 ईस्वी में क्या किया था? प्रकाशित किया गया था। देखिए, जैसा कि चित्र में एक चित्र दिखाया गया है कि असित कुमार हलदर का ध्रुव का, ठीक, जो 1914 इसमें बना है, मिथ्स ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट में प्रकाशित हुआ था यह चित्र। अगला है कि हलदर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? तो द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। हलदर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? तो द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, अर्थात संगीत की लौ। जबकि असित कुमार हलदर के प्रसिद्ध चित्रों में ऋतु संहार, उमर खयाम, कुणाल व अकबर इत्यादि हैं। तो असित कुमार हलदर के प्रसिद्ध चित्रों में कौन कौन हो गए? ऋतु संहार, उमर खयाम, कुणाल व अकबर। अब अगले कलाकार हैं नंदलाल बोस। इनका समय था 1882 से लेके 1966 ईस्वी में। तो जन्म हुआ था 1882 में, जबकि इनकी मृत्यु हुई थी 1966 ईस्वी में। नौ बंगाल शैली किसकी दिन है? तो नंदलाल बोस की है। और नंदलाल बोस का जन्म पूछा जाए कि कब और कहाँ हुआ था, तो 3 दिसंबर 1882 ईस्वी को बिहार के मुंगेर में। तो जन्म इनका कब हुआ था? 3 दिसंबर 1882 ईस्वी में। कहाँ पे? बिहार के मुंगेर में। देखिए, नंदलाल बोस जो है प्रसिद्ध वीणा वादक थे। ये चित्रकार के साथ साथ क्या थे? वीणा वादक भी थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट
की प्रथम प्रदर्शनी में नंदलाल बोस को उनके सती नामक चित्र पर कितने रुपए का पुरस्कार मिला? तो 500 रुपये का। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में नंदलाल बोस को उनकी सती नामक चित्र पर 500 रुपये का पुरस्कार मिला। इसके साथ ही साथ 1909 से 1911 ईस्वी के मध्य जो है लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में असित कुमार हलदर के साथ अजंता की अनुकृतियाँ जो किसने तैयार की? तो नंदलाल बोस ने। तो 1909 और 1911 के मध्य जो है लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में असित कुमार हलदर तथा नंदलाल बोस ने मिलकर जो है अजंता की अनुकृतियाँ तैयार की। देखिए इसमें नंदलाल बोस के एक फेमस चित्र है। इसमें जो है पार्थ सारथी की है। नंदलाल बोस की फेमस चित्र है। लेकिन नंदलाल बोस के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन किसके चित्र देखने के बाद आए? तो अजंता भित्ति चित्र को। तो कहने का सेंस ये है कि अजंता इनके कला शैली पे जो है अजंता शैली का जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जबकि नंदलाल बोस को पूछा जाए किसके शिष्य थे? तो अनिल टैगोर के। अगला बिंदु है कि हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर चित्रित किए तो नंदलाल बोस ने। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किया था? नंदलाल बोस ने, जिसका विषय क्या था? भारतीय ग्रामीण जीवन। ठीक। तो हरिपुरा कांग्रेस पोस्टर का जो विषय क्या था? भारतीय ग्रामीण जीवन, जिसको चित्रित किसने किया था? नंदलाल बोस ने। हरिपुरा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध कलाकार है तो नंदलाल बोस का नाम उल्लेखनीय है। अब अगला पूछ रहा है कि हरिपुरा पोस्टर का शीर्षक क्या था? तो जमीन जोतने वाला या भारतीय किसान। अगला बिंदु पूछ रहा है कि किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक, किसकी पुस्तक? रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का इलस्ट्रेशन बनाया था। तो किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का जो इलस्ट्रेशन बनाया था? तो नंदलाल बोस ने। जबकि हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु पूछा जाए तो भारतीय ग्रामीण जीवन। नंदलाल बोस की दो बुक जो है बहुत फेमस थी। तो पहली बुक थी शिल्प कथा, जबकि दूसरी थी रूपावली। दोनों को ही एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। तो उनके बुकों में कौन हो जाएंगे? शिल्प कथा और रूपावली। 1954 अर्थात 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले प्रथम जो है चित्रकार माने जाते हैं। तो 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मानित जो प्रथम चित्रकार कौन थे? नंदलाल बोस। और भारतीय चित्रकला को सम्मान दिलाने का श्रेय किसको है? नंदलाल बोस को। और नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो शांति निकेतन से, जिसकी स्थापना किसने किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला बिंदु है कि पहले भारतीय कला जिनकी कलाकृति पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया था, तो ये नंदलाल बोस ही थे, जिनके कलाकृतियों पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र जो है तैयार किया गया था। अगला है कि नंदलाल बोस
प्रथम अध्यक्ष बनाए गए तो कला भवन शांति निकेतन के जो है ये प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। नंदलाल बोस शांति निकेतन के कला भवन के अध्यक्ष कब बनाए गए थे तो 1922 अर्थात 1922 ईस्वी में इनको कला भवन का अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जो है गीतांजलि के लिए चित्रण का कार्य किसने किया था तो नंदलाल बोस ने ही किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जो गीतांजलि के लिए चित्रण का कार्य किसने किया था नंदलाल बोस ने ही किया था। गांधी जी की दांडी यात्रा कृति किसकी है नंदलाल बोस की है। बहुत फेमस इनका चित्र मूर्ति शिल्प है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है नंदलाल बोस की। और कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोसाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ तो नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस को मास्टर मोसाय के रूप नाम से भी जाना जाता है। यदि ये पूछा जाए कि हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था तो टेम्परा, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के विषय। तो हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था टेम्परा था। अगला है कि नंदलाल बोस ने सन 1928 ईस्वी में इटालियन म्यूरल तकनीक में कौन सा विशाल भित्तिचित्र बनाया तो दुल्हे की सवारी। तो नंदलाल बोस ने 1928 में इटालियन म्यूरल तकनीक में कौन सा विशाल भित्तिचित्र बनाया तो दुल्हे की सवारी। कौन सा 15 फीट लंबा चित्र नंदलाल बोस ने 1 घंटे में बनाया तो पांडवों का हिमालय आरोहण नामक चित्र जो है नंदलाल बोस ने 1 घंटे बनाया, जिसकी लंबाई कितनी थी 15 फीट थी। महिषासुरमर्दिनी का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया नंदलाल बोस ने ही बनाया, बहुत फेमस चित्र है, इम्पोर्टेंट है अभी। तो महिषासुरमर्दिनी का जो प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था तो नंदलाल बोस ने ही बनाया था। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक का अलंकरण किसने किया तो नंदलाल बोस ने ही किया। और किस नाम से किया था छायानिका। तो पूछ रहा है कि नंदलाल बोस की कौन सी ऐसी पुस्तक थी जिसका अलंकरण जो है नंदलाल बोस ने किया तो वो रविन्द्रनाथ की पुस्तक का नाम है छायानिका। अब भारतीय संविधान के मूल पांडुलिपि का चित्रण भी जो है नंदलाल बोस ने ही किया। कुल 22 चित्र बनाए थे। अगला है कि नंदलाल बोस ने किन कलाकारों के चित्रों की अन्य कृतियाँ तैयार की तो राजा रवि वर्मा तथा राफेल की जो है चित्रों की अन्य कृतियाँ तैयार की थी। यम और सावित्री किसकी प्रसिद्ध कृति है तो नंदलाल बोस की है। यम और सावित्री, यम और सावित्री इसके फेमस चित्र हैं तो नंदलाल बोस का। अब अगले कलाकार हैं क्षितिज मजूमदार। अगले कलाकार कौन है क्षितिज मजूमदार। इनका समय क्या है 1891 से लेकर 1975। जन्म हुआ था 1891 में, जबकि मृत्यु हुई थी 1975 में। यदि पूछा जाए कि क्षितिज मजूमदार का जन्म कब और कहाँ हुआ तो 31 जुलाई 1891 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के निमितीता के पास जो है जगताई ग्राम में हुआ था। तो पश्चिम बंगाल के जो है मुर्शिदाबाद जिले के निमितीता के पास जो है जगताई ग्राम में इनका जो है जन्म हुआ था। कब हुआ था 1891 में। जब मृत्यु कब हो जाती है 1975 में। क्षितिज मजूमदार ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता से इनको कला की शिक्षा मिली थी। ये अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्यों में से एक है। अब बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए तो क्षितिज मजूमदार है।
देखिए, छितेंद्र मजूमदार के एक चित्र है प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में कागज पर वास माध्यम बनाया गया है। और छितेंद्र मजूमदार के कला गुरु पूछा जाए कौन थे तो अवनीनाथ ठाकुर थे। उन्नीस सौ 12 से लेकर 30 ईस्वी तक छितेंद्र मजूमदार जो है कहाँ के अध्यापक बनाए गए तो इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता के। और छितेंद्र मजूमदार जो 1942 से 64 तक किस विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष थे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। अब किस चित्रकार ने बिहार के एक ड्रामा समूह तथा यात्रा दल के लिए मंच सज्जा का काम किया तो छितेंद्र मजूमदार ने। छितेंद्रनाथ मजूमदार ने किस लीला गायन का प्रशिक्षण किससे लिया तो नवद्वीप ब्रजवासी से इन्होंने श्री कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण लिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किसने किया तो 1 सितंबर 1942 ईस्वी को छितेंद्र मजूमदार ने चित्रकला विभाग की स्थापना किया। कहाँ पे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। छितेंद्र मजूमदार के विश्वविद्यालय में कला अध्यापक थे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। जबकि छितेंद्र मजूमदार की चित्रण शैली पूछा जाए कौन कैसी थी तो जलरंग वास विधा में पारंगत चित्रकार थे। सबसे फेमस चित्र था उनका जो है चैतन्य का गृह त्याग। तो चैतन्य का गृह त्याग विख्यात चित्र किस चित्रकार ने बनाया तो छितेंद्र मजूमदार ने बनाया। छितेंद्र मजूमदार को कहा जाता है तो संत चित्रकार के रूप में जाना जाता है, वैष्णव चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की बात अपने चित्रों को राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते तो उनका नाम है छितेंद्र मजूमदार। राधा कृष्ण का ही चित्रण करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार थे छितेंद्र मजूमदार। अगला है कि प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में किसका चित्र है तो छितेंद्र मजूमदार का ही है। छितेंद्र मजूमदार का प्रथम चित्र एक अंग्रेज ने 80 रुपये में खरीदा था। उस चित्र का नाम है बालक ध्रुव की तपस्या। तो बालक ध्रुव की तपस्या नामक चित्र को जो एक अंग्रेज अधिकारी ने 80 रुपये में खरीदा था, जिसको बनाया था किसने? छितेंद्र मजूमदार ने। इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक श्री हरिकेशव घोष के विशेष प्रस्ताव पर गीत गोविंद चित्रावली किसने तैयार किया तो छितेंद्र मजूमदार। देखिए, अगले कलाकार हैं शैलेंद्र डे, जिनका समय था 1890 से 1971 ईस्वी। अब इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था तो 1890 ईस्वी में इलाहाबाद के दारागंज में इनका जन्म हुआ था। कब? 1890 में। यदि पूछा जाए कि इनकी कला शिक्षा कहाँ से हुई तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में अवनीनाथ ठाकुर के सानिध्य में जो है कला शिक्षा हुई। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी थी तो शैलेंद्र डे ने ही लिखी थी, फेमस बुक है। मेघदूत श्रृंखला जो है किस कलाकार की चित्र श्रृंखला है तो शैलेंद्र डे की। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मेघदूत चित्र श्रृंखला किसकी है तो शैलेंद्र डे की। जबकि राजस्थानी पुनर्जागरण कला के अग्रणी कलाकार माने जाते हैं शैलेंद्र डे। तो शैलेंद्र डे जो राजस्थानी पुनर्जागरण कला के अग्रणी कलाकार माने जाते हैं। देखिए, शैलेंद्र डे जो है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में जो है कला शिक्षक के रूप में कब नियुक्त किए गए तो 1924 में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। तो शैलेंद्र डे जो है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में कला के शिक्षक के रूप में कब नियुक्त हुए तो 1924 अर्थात 1924 ईस्वी में। जबकि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में शैलेंद्र डे के कौन से विख्यात चित्रकार शिष्य रहे तो इनके शिष्यों में जो है पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय और देवकीनंदन शर्मा तथा शंभुनाथ मिश्र।
तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में जो है इनके जो शिष्य थे तो राम गोपाल विजयवर्गीय का नाम, देवकीनंदन शर्मा तथा शंभुनाथ मिश्र का नाम उल्लेखनीय है। देखिए, सेलेना डे ने पत्र कलम का प्रशिक्षण किससे लिया था? तो ईश्वरी प्रसाद से। अब इनके प्रमुख प्रसिद्ध चित्रों को देखते हैं कौन कौन है। तो इनके प्रसिद्ध चित्रों में देखिए मेघदूत श्रृंखला जो है बहुत फेमस है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। और यशोदा और बालक कृष्ण का चित्र, यक्ष पत्नी का चित्र, वनवासी यज्ञ, चलते फिरते भाव मुद्रा, निद्र भंगिमा, कौशल्या से आज्ञा लेते राम, गौणासीन अष्टभुज विष्णु का चित्र जो है विशेष उल्लेखनीय। कौन कौन हो गए? मेघदूत श्रृंखला, यशोदा और बालक कृष्ण, यक्ष पत्नी, वनवासी यज्ञ, चलते फिरते भाव मुद्रा, निद्र भंगिमा, कौशल्या से आज्ञा लेते राम, गौणासीन अष्टभुज विष्णु के चित्र जो है बहुत फेमस है। और देखिए अगले कलाकार हैं देवी प्रसाद राज चौधरी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के व्यू से। इनका समय था 1899 से 1975 के बीच में। यदि जन्म पूछा जाए कि जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 15 जून 1899 को कहाँ पे? बांग्लादेश के रंगपुर जिले में के तेजहट में इनका जन्म हुआ था। तो वर्तमान के बांग्लादेश के रंगपुर जिले के तेजहट में जो इनका जन्म हुआ था। देखिए देवी राय प्रसाद राज चौधरी का जो एक फेमस साहित्य समिति की जो है मूर्ति शिल्प है ब्रांज माध्यम में, जो 15 अगस्त 1947 को स्थापित हुआ था। कहाँ पे? पटना बिहार में। बहुत फेमस यह ब्रांज मूर्ति है। डीपी राज चौधरी का विवाह हुआ था तो डाली से। तो डीपी राज चौधरी ने किस बंगाली चित्रकार से पेंटिंग सीखी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर से। अगला पूछ रहा है कि डीपी राज चौधरी ने मूर्ति में कला में प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया? तो हिरण्यम राय चौधरी से जो है इन्होंने मूर्ति कला में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनमें कौन मूर्तिकार है? तो देवी राय प्रसाद चौधरी एक चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार थे। अगला है कि किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति ब्रांज मूर्ति का निर्माण पटना में किया? तो देवी प्रसाद राय चौधरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूर्ति शिल्प है। कौन? शहीद स्मृति। कहाँ पे है? पटना में। किस में निर्मित है? ब्रांज काष्ठ माध्यम में। अगली इनकी मूर्ति शिल्प है ट्रम्प ऑफ लेबर, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने बनाई थी? डीपी राय चौधरी ने बनाई थी ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति को। अगला है कि श्रम की विजय ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति को 1954 में कांस्य एवं सीमेंट के संयोजन से मूल रूप से देवी प्रसाद राज चौधरी ने कहाँ निर्मित किया? तो इसको जो है देवी प्रसाद राज चौधरी ने चेन्नई के मरीना समुद्र तट पे जो है इसको निर्मित किया था डीपी राय चौधरी ने। श्रम की विजय देवी प्रसाद राज चौधरी द्वारा बनाया गया एक जो है सार्वजनिक मूर्ति कला संरचना है, जो दर्शाती है राजमिस्त्रियों का एक समूह जो पत्थर के बड़े टुकड़े को भरसक उठाने का प्रयास कर रहा है। डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति श्रम की विजय जो है एक प्रतिकृति 1959 अर्थात 1959 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के मुख्य द्वार पर। तो श्रम की विजय की एक प्रतिकृति जो है 1959 में कहाँ स्थापित की गई? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के मुख्य द्वार पर। डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति श्रम की विजय जो है कहाँ स्थापित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के परिसर के मुक्त आकाश में स्थापित है। 1955 ईस्वी में टोक्यो में आयोजित यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में काम किया तो डीपी राय चौधरी ने। तो 1955 में टोक्यो में आयोजित यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में किसने काम किया? डीपी राय चौधरी ने। अगर जब 1954 ईस्वी में ललित कला एकेडमी की स्थापना हुई
तब किसे संस्थापक अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो डीपी राय चौधरी। इम्पोर्टेंट। तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी, जिसके संस्थापक अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डीपी राय चौधरी को। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 5 अगस्त 1954 को। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 5 अगस्त 1954 को। इसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो देवी प्रसाद राय चौधरी को बनाया गया। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए, डीपी राय चौधरी की कृतियों पर किसका प्रभाव पड़ा? तो फ्रेंच प्रभाववादी मूर्तिकार अगस्ट रोदा का जो है इनकी कृतियों पर प्रभाव पड़ा था बहुत ज़्यादा। तो किसका प्रभाव पड़ा था? रोदा का। अगला है कि 1929 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट मद्रास के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन नियुक्त किए गए? तो डीपी राय चौधरी। तो 1929 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास के प्रथम भारतीय प्राचार्य नियुक्त किए गए, तो देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला है कि वास्तुकला, धातु डलाई, मूर्ति रचना, आधुनिक चित्र रचना पद्धति किस स्थान की कला परिसर में प्रमुखता से शिक्षण में सम्मिलित किया गया? तो मद्रास में। देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 1958। तो 1958 ईस्वी में भारत सरकार ने देवी प्रसाद राय चौधरी को जो है पद्म भूषण पुरस्कार दिया। इम्पोर्टेंट है। और दिल्ली में डांडी मार्च की प्रतिमा किसने बनाई? तो डीपी राय चौधरी ने। तो डांडी मार्च की प्रतिमा किसने बनाई? तो डीपी राय चौधरी ने। कहाँ पे? दिल्ली में। देखिए, डीपी राय चौधरी के चित्रण के विषय पूछा जाए अधिकांशतः क्या होते थे? तो महिला। और 76 वर्ष की उम्र में डीपी राय चौधरी का निधन कब हो गया? तो 15 अक्टूबर 1975 को इनका निधन हो गया। कितने वर्ष की आयु में? 76 वर्ष। अब देखिए, अगले कलाकार हैं मोहम्मद अब्दुर्रहमान चुगताई। समय था 1897 से लेकर 1975 ईस्वी। पूछ रहा है कि जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 21 सितंबर 1897 ईस्वी को पाकिस्तान के लाहौर में इनका जन्म हुआ था। तो कब हुआ था? 21 सितंबर 1897 को पाकिस्तान के लाहौर में। यदि इनके आरंभिक कला शिक्षक के बारे में पूछा जाए तो उस्ताद मीर बख्श जो है इनके आरंभिक कला शिक्षक थे। राधिका चित्र जो था अब्दुर्रहमान चुगताई का था, जो बहुत फेमस था। जैसा कि चित्र में देखिए दिखाया गया है राधिका का चित्र, जो बहुत ही फेमस इनकी रचना है। अब्दुर्रहमान चुगताई संबंधित थे तो बंगाल शैली से, तो बंगाल शैली के कलाकार माने जाते हैं। कौन? अब्दुर्रहमान चुगताई। अगला है कि अब्दुर्रहमान चुगताई ने कला की विधिवत शिक्षा कहाँ से प्राप्त ग्रहण की? तो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में। तो इनके गुरु कौन हो जाएंगे? अवनींद्रनाथ टैगोर। शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से। अगला है कि अब्दुर्रहमान चुगताई को किस कला विद्यालय में नियुक्त किया गया था? तो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में इसको नियुक्त किया गया था। शिक्षा प्राप्त किया कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से, जबकि मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने कला का शिक्षण किया। नेक्स्ट है कि दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार किसे माना जाता है? तो अब्दुर्रहमान चुगताई को। तो दक्षिण एशिया का पहला जो है आधुनिक मुस्लिम कलाकार किसे माना जाता है? तो अब्दुर्रहमान चुगताई को। अब किसे पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रवादी कलाकार माना जाता है? तो अब्दुर्रहमान चुगताई को। तो इन्हें जो है प्रथम राष्ट्रवादी कलाकार माना जाता है। कहाँ का? पाकिस्तान का। अगला है कि अपने चित्रों में कैलीग्राफिक लाइन सुलेखी रेखा का प्रयोग किसने किया? तो अब्दुर्रहमान चुगताई ने। तो अपने चित्रों में कैलीग्राफी लाइन या सुलेखी रेखा का प्रयोग करने वाले चित्रकार हैं अब्दुर्रहमान चुगताई। जबकि अब्दुर्रहमान चुगताई की शैली कैसी थी? तो चुगताई शैली थी।
इनके चित्रों पर किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो मुगल लघु चित्रकला का, आर्ट नूवो का, इस्लामी ईरानी कला का। तो इनके चित्रों पर किसका किसका प्रभाव है? मुगल लघु चित्रकला का, आर्ट नूवो का, इस्लामी ईरानी कला का। किसे रंगों का सम्राट कहा जाता है? कई बार इसको पूछा गया, इम्पोर्टेंट। तो किसे रंगों का सम्राट कहा जाता है? तो अब्दुल रहमान चुगताई को। अब्दुल रहमान चुगताई ने राधिका शीर्षक चित्र जो किस माध्यम में बनाया है? तो टेम्पेरा और वाश में। तो इनका राधिका चित्र जो बहुत फेमस है किस माध्यम में बना है? तो टेम्पेरा और वाश माध्यम में। इन्होंने कुछ बुकें लिखी तो उसको देखते हैं। तो चुगताई ने अपने कुल कितनी पुस्तकों को प्रकाशित किया? तो 3। तो पहली थी मुरक्का चुगताई जो 1928 अर्थात 1928 ईस्वी में लिखा या प्रकाशित किया। दूसरी थी नक्काश चुगताई जिसको 1935 ईस्वी में प्रकाशित किया। तीसरी है चुगताई की पेंटिंग जिसको जो 1940 में इन्होंने प्रकाशित किया। तो पहली मुरक्का चुगताई हो जाएगी जिसको 1928 में इन्होंने प्रकाशित किया, जबकि दूसरी है नक्काश चुगताई जिसको इन्होंने 1935 ईस्वी में प्रकाशित किया। वहीं तीसरी है चुगताई की पेंटिंग जिसको 1940 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किया। अगला है कि चुगताई के करियर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो मुरक्का चुगताई था। यह मिर्ज़ा गालिब के उर्दू कविताओं का सचित्र जो है संस्करण है। तो मुरक्का चुगताई क्या था? मिर्ज़ा गालिब का जो कविताओं का उर्दू संस्करण है। चुगताई की लोकप्रियता का अन्य कारण क्या है? तो उनकी लोकप्रियता का अन्य कारण क्या है? पाकिस्तानी टेलीविज़न और रेडियो के लिए लोगो तैयार करना इनका काम था। अनारकली नाटक के लिए पर्दे पर अनारकली की पेंटिंग बनाने से था इनकी प्रसिद्धि। किस कलाकार के प्रशंसक पिकासो और एलिजाबेथ द्वितीय रहे? तो अब्दुल रहमान चुगताई की। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो अब्दुल रहमान चुगताई के प्रशंसक कौन थे? तो पिकासो थे और एलिजाबेथ सेकंड थी। अब चुगताई के प्रमुख चित्रों में देखिए कौन कौन है। सहारा की राजकुमारी, प्रिंस सलीम, जंगल में लैला। ये कहाँ संग्रहित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में। कवि तुलसीदास। राधा कृष्ण, होली, हीरामन तोता जो कहाँ संग्रहित है? हीरामन तोता जो है कहाँ संग्रहित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में। तो उनके चित्रों में कौन कौन हो गई? सहारा की राजकुमारी, प्रिंस सलीम, जंगल में लैला जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रहित है। कवि तुलसीदास, राधा कृष्ण, होली, हीरामन तोता जिसको एनजीएम में गैलरी में रखा गया है, एनजीएम में नई दिल्ली में संरक्षित है। अगले कलाकार कौन है? शारदा चरण वकील। समय 1888 से लेकर 1940 ईस्वी। जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 14 नवंबर 1888 को। कहाँ पे? बांग्लादेश के जो है विक्रमपुर में। शारदा वकील ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और किसके निर्देशन में? तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में से शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। किसके सानिध्य में? अवनीनाथ टैगोर के सानिध्य में। शारदा वकील चित्रकार के साथ साथ किस फिल्म में फेमस थे? तो अभिनेता। यह चित्रकार के साथ साथ क्या थे? अभिनेता भी थे। शिव और सती की यात्रा नामक चित्र इन्हीं की थी जो बहुत ही फेमस थी। देखिए वर्ष 1925 में निर्मित फिल्म प्रेम संन्यास लाइट ऑफ एशिया में किंग शुद्धोधन की भूमिका किसने निभाया था? तो शारदा वकील ने। 1925 में निर्मित फिल्म प्रेम संन्यास द लाइट ऑफ एशिया में किंग शुद्धोधन की भूमिका के लिए जाने जाते हैं। तो शारदा वकील। शारदा वकील के दो छोटे भाई थे, वारदा वकील और आनोदा वकील। अगला है कि नई दिल्ली में सर्वप्राचीन आर्ट स्कूल शारदा वकील और स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने और कब की? तो बंगाल शैली के कलाकार शारदा वकील ने 1926 में। तो शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने किया था? तो शारदा वकील ने किया था। कब किया था? 1926 में।
नई दिल्ली में रूपलेखा नामक कला पत्रिका का जो है प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो शारदा वकील ने। तो शारदा वकील ने जो है किस पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था? तो रूपलेखा का। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगले कलाकार हैं मुकुल चंद्र डे। इनका समय था 1895 से लेके 1989 ईस्वी। मुकुल चंद्र डे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 23 जुलाई 1895 को। कहाँ पे? श्रीधर खोला में। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के श्रीधर खोला में 1895 में इनका जन्म हुआ था। अब इनकी कला शिक्षा जो है किससे और कहाँ से प्राप्त हुई? तो आरंभ में रविन्द्रनाथ टैगोर के निर्देशन में शांति निकेतन में, उसके बाद जो अवनीनाथ टैगोर के निर्देशन में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में। तो प्रारंभ में इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के निर्देशन में शांति निकेतन से जो है शिक्षा प्राप्त की, जबकि बाद में इन्होंने अवनीनाथ टैगोर के निर्देशन में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में शिक्षा ग्रहण किया। ये पूछा गया कि भारत में ड्राई पॉइंट एचिंग में अगुआ कौन थे? तो मुकुल चंद्र डे। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार कौन थे? मुकुल चंद्र डे। और मुकुल चंद्र ने एचिंग तकनीक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो अमेरिका के शिकागो में जेम्स ब्लेडिंग सोन तथा बर्थ जैक्सन के निर्देशन में। तो मुकुल चंद्र डे ने एचिंग तकनीक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो अमेरिका के शिकागो में जेम्स ब्लेडिंग स्लोन तथा बर्थ जैक्सन के निर्देशन में। वह भारतीय कलाकार जो शिकागो सोसाइटी ऑफ एचर्स के जीवन पर्यंत सदस्य रहे? तो मुकुल चंद्र डे। वह भारतीय कलाकार जो शिकागो सोसाइटी ऑफ एचर्स के जीवन पर्यंत सदस्य रहे? तो मुकुल चंद्र डे। अगला है कि 1928 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे ने किस कला विद्यालय के प्राचार्य नियुक्त किए गए? तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता के। तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता के जो 1928 में इन्होंने जो है प्राचार्य नियुक्त हुए। किसने सर्वप्रथम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में महिलाओं के लिए दाखिला आरंभ किया? तो मुकुल चंद्र डे ने। तो कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में जो महिलाओं के लिए दाखिला आरंभ किया किसने? मुकुल चंद्र डे ने। उन्नीस सौ 40 के दशक के उत्तरार्ध के दौरान किस भारतीय कलाकार बड़े पैमाने पर सुरूल के टेराकोटा मंदिरों की फोटो खींची, जिसे बाद में वीरभूमि टेराकोटा नाम एल्बम से वर्ष 1959 में ललित कला एकेडमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया? तो मुकुल चंद्र डे। अब देखिए अगले बंगाल शैली के कलाकार हैं सुधीर रंजन खासगी, जिनका समय 1907 से लेकर 1974 ईस्वी। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 24 सितंबर 1907 ईस्वी को। कहाँ पे? वर्तमान बांग्लादेश के चिटगांव में। कब हुआ था? 1907 में। कहाँ पे? चिटगांव में। देखिए सुधीर रंजन खासगी के पूर्वज जो थे, पूर्वजों को जो है मुगलों ने क्या उपाधि दी थी? तो खासगीर की। खासगीर मतलब हिंदू वैद्य। सुधीर खासगीर किसके शिष्य थे? तो अवनीनाथ टैगोर के। उसके बाद जो है नंदलाल बोस के। कला विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन माना जाता है? सुधीर रंजन खासगी। और दून स्कूल देहरादून के प्रथम कला शिक्षक नियुक्त हुए कौन? सुधीर रंजन खासगी। तो दून स्कूल देहरादून के प्रथम कला शिक्षक नियुक्त किए गए तो सुधीर खासगी। और उत्तराखंड में दून स्कूल देहरादून की स्थापना किसने और कब की? तो सतीश रंजन दास ने 1935 में जो है उत्तराखंड में दून स्कूल देहरादून की स्थापना की। सुधीर रंजन खासगी का एक चित्र है डॉटर ऑफ सॉइल, बहुत ही फेमस पेंटिंग है, फेमस पेंटिंग सुधीर रंजन खासगी की। सुधीर रंजन खासगी किस रूप में जाने जाते हैं? तो मुख्यतः मूर्तिकार और गौणतः चित्रकार। ये मुख्यतः मूर्तिकार थे, गौणतः जो चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। वह कलाकार जिसकी प्रतिभा मूर्तिकार तथा चित्रकार दोनों रूप
में प्रस्फुटित हुई, परंतु वे पहले मूर्तिकार थे और पीछे चित्रकार थे तो खासगीर। अगला है कि वर्ष 1937 में सुधीर खासगीर ने खास ढलाई ब्रॉन्ज कास्टिंग की शिक्षा किससे ली, तो इंग्लैंड में एरिक गिल से किसकी शिक्षा ली, ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए। जबकि वर्ष 1934 में सुधीर रंजन खासगीर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई, इंडिया सोसाइटी लंदन में। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुधीर रंजन खासगीर को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में प्राचार्य के पद पर कब आमंत्रित किया, तो 1956 में। तो 1956 में सुधीर रंजन खासगीर को जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ का प्राचार्य नियुक्त किया। देखिए, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना कब हुई थी, 1911 में। और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में सुधीर रंजन खासगीर के प्रमुख शिष्यों में से थे मदन लाल नागर, रणबीर सिंह बिष्ट, अवतार सिंह पवार। तो 3 के शिष्य थे वहाँ लखनऊ में। मदन लाल नागर का नाम उल्लेखनीय है, रणबीर सिंह बिष्ट, अवतार सिंह पवार। देखिए, वर्ष 1957 में भारत सरकार उनको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कर दिया और ऐसा करने वाले प्रथम कलाकार थे। तो 1957 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे, सुधीर रंजन खासगीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाउल डांस शीर्षक की चित्र श्रृंखला किसकी है, तो सुधीर रंजन खासगीर है। बहुत इंपॉर्टेंट है बाउल डांस। और लीनो माध्यम में बना इनका चित्र था टोरसो, ये भी इम्पोर्टेंट है। टोरसो नामक जो है पेंटिंग की जो है बहुत फेमस है, किसकी है, सुधीर रंजन खासगीर की है। और खासगीर की मूर्ति शिल्पों किसका प्रभाव है, तो यूरोपीय कलाकार रोदा का प्रभाव। देखिए, सुधीर रंजन खासगीर की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति शिल्प जिसे मद्रास फाइन आर्ट सोसाइटी की हाल ही की प्रदर्शनी में मूर्ति कला के लिए पहला पुरस्कार दिया गया, तो डॉटर ऑफ सॉइल। तो डॉटर ऑफ सॉइल के लिए जो है मद्रास फाइन आर्ट सोसाइटी की एक प्रदर्शनी में इनको मूर्ति कला के लिए पहला पुरस्कार दिया गया। खासगीर के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पों में देखिए विंटर, माँ और शिशु, डॉटर ऑफ सॉइल। तो मूर्ति शिल्पों में क्या है, विंटर है, माँ और शिशु है, डॉटर ऑफ सॉइल। देखिए, अगले कलाकार हैं के वेंकटप्पा, जिनका समय था 1887 से लेकर 1965। वेंकटप्पा का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था, तो 1886 में मैसूर में हुआ था। वेंकटप्पा किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो चित्रकार के रूप में फेमस है। और किस रूप में प्रसिद्ध थे, तो लघु चित्रकार के रूप में फेमस थे। चित्रकार के साथ साथ लघु चित्रकार थे। और किसे बंगाल का मंसूर कहा जाता है, तो के वेंकटप्पा को। वेंकटप्पा की प्रसिद्धि और किस रूप में है, तो वीणा वादक। ये चित्रकार के साथ साथ क्या थे, वीणा वादक भी थे। वेंकटप्पा के पूर्वज क्या थे, मैसूर राज्य के दरबारी चित्रकार थे, कोर्ट पेंटर थे। जबकि वेंकटप्पा ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो अवनीनाथ टैगोर के मार्गदर्शन में 1909 से 1911 ईस्वी के मध्य जो है कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। किसके सानिध्य में, अवनीनाथ टैगोर के सानिध्य में। वर्ष 1909 से लेकर 1911 ईस्वी के मध्य अजंता के भित्तिचित्रों की कृतियाँ तैयार करने में लेडी अरिंगम के दल में अन्य चित्रकारों के साथ कौन शामिल था, तो के वेंकटप्पा थे। इसके अलावा असित कुमार हलदर और नंदलाल बोस थे। वेंकटप्पा की शैली प्रभावित थी, तो मुगली और दक्षिणी शैली से प्रभावित थी। और वर्ष 1926 में ऊटी के दृश्य का चित्र, 1934 में कोडाई कनाल के दृश्य चित्र जो है इन्होंने जलरंग में बनाया था, जलरंग के वास विधा में बनाया था। राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण, लंका दहन
सीता व स्वर्ण मृग, राम का विवाह, टीपू सुल्तान इत्यादि चित्र किसके हैं? तो के वेंकटप्पा के। कौन को? राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण, लंका दहन, सीता व स्वर्ण मृग, राम का विवाह, टीपू सुल्तान इत्यादि किसके चित्र हैं? के वेंकटप्पा के। देखिए वर्ष 1974 ईस्वी में कर्नाटक सरकार ने किस कलाकार के नाम से बेंगलुरु में, कहाँ पे? बेंगलुरु में वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना की? तो के वेंकटप्पा। तो इनके नाम पे, के वेंकटप्पा के नाम पे जो है वेंकटप्पा आर्ट गैलरी स्थापित हुआ। कहाँ पे? बेंगलुरु में। किसने किया? कर्नाटक सरकार ने। कब किया? 1974 में। देखिए अगले कलाकार हैं बंगाल स्कूल के कनू देसाई। समय 1907 से लेकर 1980 ईस्वी। इनका जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था? तो 1907 में गुजरात के बड़ौद शहर में हुआ था। कनू देसाई किस रूप में फेमस थे? तो चित्रकार और कला निर्देशक के रूप में फेमस थे। ये चित्रकार के साथ साथ क्या थे? कला निर्देशक भी थे। कनू देसाई कला शिक्षा कहाँ और किसके मार्गदर्शन में हुआ? तो शांति निकेतन में हुआ। किसके सानिध्य में? नंदलाल बोस के सानिध्य में। कनू देसाई के विषयों में से संबंधित चित्र हैं तो राधा कृष्ण, मीरा, उत्सव, त्यौहार व श्रृंगारिक प्रसंगों से। तो इनके चित्रों के विषय क्या थे? राधा कृष्ण, मीरा, उत्सव, त्यौहार व श्रृंगारिक प्रसंगों हैं। देखिए कनू देसाई द्वारा निर्मित प्रमुख चित्र हैं मीरा, राधा कृष्ण, भारत माता, वट सावित्री तथा अर्चना। कौन सा कलाकार चलचित्र जगत से भी संबंधित रहा और उनके उत्तम फिल्मों में कला निर्देशन भी किया? तो कनू देसाई। कनू देसाई किन फिल्मों में कनू देसाई ने कला निर्देशन का कार्य किया? तो रामराज, बैजू बावरा, नवरंग, भरत मिलाप और कनक कनक जनक जनक पायल बाजे। तो रामराज, बैजू बावरा, नवरंग, भरत मिलाप और जनक जनक पायल बाजे में इन्होंने क्या किया? कला निर्देशन का भी कार्य किया। देखिए वर्ष 1957 में कनू देसाई को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला? तो जनक जनक पायल बाजे। और 1938 में गुजराती संस्कृति के सर्वोच्च पुरस्कार रंजीत राम सुवर्ण चंद्रक मिला तो कनू देसाई को। कनू देसाई गुजरात राज्य ललित कला अकादमी द्वारा गुजरात गौरव पुरस्कार कब मिला? तो 1965 में। अब अगले कलाकार हैं समरेंद्र गुप्त, जिनका समय था 1887 से लेकर 1964। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1887 में कलकत्ता में हुआ था। समरेंद्र गुप्त ने कला की शिक्षा कहाँ और किससे प्राप्त की? तो कलकत्ता कला विद्यालय में अवनींद्रनाथ टैगोर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम भारतीय प्राचार्य नियुक्त किए गए तो समरेंद्रनाथ गुप्त। अगला है कि वर्ष 1914 ईस्वी में असित कुमार हलदार के साथ जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां किसने बनाई? तो समरेंद्रनाथ गुप्ता ने। अब अगले बंगाल के कलाकार हैं सैलोज मुखर्जी, जिनका समय 1907 से लेकर 1960। जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1907 में पश्चिम बंगाल में। देखिए इनकी फेमस चित्र है माँ और शिशु, बहुत ही फेमस पेंटिंग है इनकी। सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की? रंगबादी या भाववादी। अगला है कि सैलोज मुखर्जी किस यूरोपीय कलाकार से प्रेरणा ली? तो मातिस से, हेनरी मातिस से इन्होंने ली, जो भाववादी कलाकार थे। देखिए आधुनिक कलाकारों तथा अमृता शेरगिल के मध्य किसने सेतु का कार्य किया? तो सैलोज मुखर्जी ने। जबकि इंपीरियल टोबैको कंपनी में कला निर्देशक के पद पर रहे तो सैलोज मुखर्जी रहे। तो सैलोज मुखर्जी जो है किस कंपनी में कला निर्देशक रहे? तो इंपीरियल टोबैको कंपनी में जो है ये कला निर्देशक के पद पर थे। देखिए लोक कला
लोक कला व बसोली शैली से प्रभावित कलाकार कौन थे? तो सलीम मुखर्जी। तो लोक कला व बसोली से प्रभावित कलाकार थे सलीम मुखर्जी। और 1937 में सलीम मुखर्जी की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? कलकत्ता में। तो इनकी पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई थी? तो कोलकाता में। कब हुई थी? 1937 में। किस कलाकार ने विवाह नहीं किया? तो सलीम मुखर्जी ने विवाह नहीं किया। और सलीम मुखर्जी की मृत्यु कैसे हो गई? तो दिल्ली में बस गिर के इनकी मृत्यु हो जाती है। ये आजीवन कुंवारे रहे। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।